बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंसेस को तफसील से सीखेंगे इंशाअल्लाह। कंप्रीहेंसिव लेक्चर होगा, तो सारे टेंसेस सीखने के लिए कामिल तवज्जो और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना शुरू करें। लिखा हुआ है टेंस का ताल्लुक टाइम के साथ होता है। तो टाइम तीन किस्म का होता है। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, यानी मौजूदा वक्त को कहते हैं। पास्ट माजी को कहते हैं, यानी गुजरे हुए वक्त को। और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं, यानी आने वाला वक्त। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी उर्दू में पहचान ये है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। उर्दू में पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आ सकता है। मसलन वो स्कूल जाता है, हम सबक पढ़ते हैं, वो हाथ लिखता है। तो इस तरह ता है, ती है, ते हैं फिक्रे के आखिर पे आता है। तो इंग्लिश में इसको बनाने का तरीका ये है कि आप तीन ब्लॉक्स बना लें, या तीन कॉलम बना लें, या तीन बॉक्सेस बना लें। तो पहला बॉक्स होगा सब्जेक्ट का, दूसरा होगा वर्ब का, और तीसरा होगा ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, डूअर को कहते हैं, फाइल को कहते हैं। वर्ब काम को कहते हैं, फेल को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, यानी मफूल, इसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है। और अगर ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी वाहिद हो सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखेंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ई एस किन वर्ब्स के साथ लगाना है। अगर वर्ब के आखिर पर एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए, तो फिर ई एस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पे वाश, तो वाश के आखिर पर एस एच आया है, तो इसके साथ ई एस का इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाशेज। इसी तरह वाच, तो वाच के साथ आखिर पे सी एच आया है, तो ई एस का इजाफा करेंगे, तो बन जाएगा वाचेज। एक्स, मिक्स, तो मिक्स से क्या बनेगा? ई एस का इजाफा करेंगे, मिक्सेज। ओ, तो आखिर पे गो के आखिर पे ओ आया है, तो आगे ई एस का इजाफा करेंगे, तो बन जाएगा गोज। बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके साथ सिर्फ एस का इजाफा होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ एस और ई एस। तो बाकी जितने भी वर्ब हैं उनके साथ सिर्फ एस लगेगा। कब? जब फाइल वाहिद होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, असलम और सीमा वगैरह कोई भी वाहिद हो, तो फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ई एस भी लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ब के आखिर पर एस एच, सी एच, एक्स या ओ आएगा, तो फिर ई एस का इजाफा करेंगे, वाश, वाशेस, वाच, वाचेस, मिक्स, मिक्सेस, गो, गोस, इस तरह हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, या दे हो सकता है, दे, या कोई भी प्लूरल है, बॉयज है, गर्ल्स है, पीपल है, बर्ड्स है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो फिर उसके बाद आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इफ़ एनी, अगर कोई होगा तो, यानी बाज़ में ऑब्जेक्ट होता है, बाज़ में नहीं होता, अगर कोई होगा तो। इस तरह आपने ये स्केच, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोटबुक पे तहरीर भी कर लें और अच्छी तरह जहन नशीन करें। मसलन ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। द गोट रन्स वेरी फास्ट,
बकरी बहुत तेज़ दौड़ती है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। वी प्ले फुटबॉल। यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। दे वॉश देयर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धोते हैं। तो इस तरह ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नोट किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल्स मज़ीद आप देखें, मसलन ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है। इसी तरह शी गोज़ टू कॉलेज, द गोट रन्स वेरी फास्ट। इस तरह बनाते जाएं फिक्रे। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी राइट आ लेटर, हम हाथ लिखते हैं। इसी तरह यू टेक टी, तुम चाय पीते हो। इस तरह जी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर मिसाल के तौर पे आ गए, ये मज़ीद एग्जांपल्स भी हैं। मसलन ही ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास, वो हमेशा क्लास में देर से आता है। तो ऑलवेज इसमें एडवर्ब है। तो कुछ एडवर्ब होते हैं, उनको हम कहते हैं एमपीए। एमपीए का मतलब ये होता है मिड पोजीशन एडवर्ब। ये देखें, एमपीए का मतलब है मिड पोजीशन एडवर्ब। मिड पोजीशन एडवर्ब। तो मिड पोजीशन एडवर्ब यानी इनको दरमियान में लगाना है। किसके दरमियान में? मसलन ऑलवेज है, ये मिड पोजीशन एडवर्ब है। ये एडवर्ब्स के बारे में मैं अलहदा लेक्चर्स भी दे चुका हूँ, उनको भी आप वीडियो देख सकते हैं। ऑलवेज मिड पोजीशन एडवर्ब है, तो इसको दरमियान में लिखना है। किसके दरमियान में? सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान में आ जाएगा। और अगर इसमें किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए तो फिर पहले मिसाल के तौर पे ही इज़ कमिंग, तो ये आ जाएगा फिर हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के दरमियान में फिर आएगा ही इज़ ऑलवेज कमिंग। इस तरह हो जाएगा। यानी मिड पोजीशन कहाँ पे होगी? अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान में आएगा ये ऑलवेज एडवर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के इधर दरमियान में आ जाएगा एडवर्ब। तो ये मिड पोजीशन एडवर्ब इस तरह होते हैं। मसलन नेवर है, यूजुअली है, तो इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स हैं। अब मज़ीद एग्जांपल्स देखें। ये दूसरी मिसाल आई है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। इसी तरह द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। दे आर फ्रेंडली। अब आप देखेंगे कि अक्सर स्कूलों में बताया जाता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़ार अहम इस्तेमाल नहीं होता, तो ये इधर आ गया है आर, तो आप परेशान होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र ही नहीं। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है। इसी तरह ही इज़ आ मैन, वो एक आदमी है। इसमें इस बतौर मेन वर्ब आया है। इधर भी दे आर फ्रेंडली, इधर आर भी मेन वर्ब के तौर पे आया है। तो इस आर, ये देखें हमने बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इज़, आर, एम। तो ये बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैं अभी बी की फॉर्म्स भी आपको लिख देता हूँ और आप नोट कर लें। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो फिक्रे में और सिर्फ इज़ आर एम आए तो इसका मतलब ये है कि इधर ये ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इधर
इज आर एम बजाते खुद मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और जब इनको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल होगा। मसलन बी वाज बिन, ये बी की फॉर्म्स हैं, बी वाज बिन, इज वाज बिन, इसी तरह आर वर बिन, इस तरह जी एम वाज बिन। तो ये वर्ब की 3 फॉर्म्स हो गई। इज आर एम और बी एक ही चीज़ है, वाज वर उसकी सेकंड फॉर्म है और बिन थर्ड फॉर्म है। तो जब इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, बी लिख दें, इज आर एम लिख दें, तो ये जब इनके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, तो इसका मतलब है ये बजाते खुद मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शुमार किया जाएगा। अब मज़ीद एग्जांपल्स आपने देख ली हैं। अब इंडिकेटर्स, ऑलवेज हमेशा, व्हेन एवर जब कभी, एवरीडे हर रोज़, यूजुअली अमूमन, आफन अक्सर, फ्रीक्वेंटली बकसरत, समटाइम्स बाज़-औक़ात, रेयरली शाज़ो नाज़र, ओकेजनली कभी कभार, नेवर कभी नहीं। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनसे पता चल जाता है सेंटेंस को रीडिंग करके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, यानी ये इंडिकेटर से सेंटेंस पढ़ के हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मसलन ही ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। ही यूजुअली कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। ही रीड्स डेली, वो रोज़ाना लिखता है। ही ऑफन स्पीक्स द ट्रुथ, वो अक्सर सच बोलता है। इस तरह जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं इनसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब फॉर्म आप इसकी पढ़ चुके हैं, फॉर्म्स शक्लें मज़ीद देख लें। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई वेट, मैं इंतज़ार करता हूँ। यू स्टडी, तुम पढ़ते हो। यू वेट, तुम इंतज़ार करते हो। शी स्टडीज़, वो पढ़ती है। ही स्टडीज़, वो पढ़ता है। इट स्टडीज़, इसी तरह शी वेट्स, वो इंतज़ार करती है। ही वेट्स, इट वेट्स। वी स्टडी, वी वेट। दे स्टडी, दे वेट। तो इससे ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फाइल हो, डूअर हो, काम करने वाला हो, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करेंगे, यानी वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द एडिशन ऑफ SRES। लेकिन जब शुरू में सब्जेक्ट प्लूरल हो या कोई भी हो इस तरह, मसलन आई, वी, यू, दे, तो फिर क्या करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब जी दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने फिक्रे के आखिर पे जब भी देखें अलिफ आया है या ये आया है, यानी अलिफ पे का पहला हरफ और आखिरी हरफ ये, अलिफ या ये आए, बड़ी ये भी आ सकती है, तो समझ लें कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। मसलन वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, आखिर पे अलिफ आया है। वो स्कूल गई, इसके आखिर पे छोटी ये आई है। इसी तरह हमने नाश्ता किया, आखिर पे अलिफ आया है। तो अगर अलिफ आए या ये आए तो समझ लें सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश में ये इस तरह पहचाना जाता है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, डूअर, फाइल, और वर्ब क्या होता है, काम, एक्शन, फेल,
और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल या जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इफ एनी, अगर कोई होगा तो, यानी बाज़ में ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंसेस में, बाज़ में नहीं होता। फिक्रे के आखिर पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। मसलन ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। वी टुक टी, हमने चाय पी। तो ये सारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब एग्जांपल्स देखें। दे वाच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देखा। वी टुक ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता किया। वी टुक टी, हमने चाय पी। आई वाश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धोए। तो जब भी सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस आएंगे तो वो समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही फिक्रे हैं। अब इनके इंडिकेटर्स हैं जिनसे पहचाना जाता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट नाइट जिस फिक्रे में भी आएगा समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे या कोई भी दिन हो, लास्ट सेमेस्टर वगैरह, या यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, तो इनसे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है। मसलन आई सा हिम लास्ट नाइट, मैंने उसे गुज़श्ता रात देखा। आई पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल इम्तहान पास किया। इस तरह। अब फॉर्म ये देखें फॉर्म्स। आई स्टडीड, मैंने पढ़ा। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। यू स्टडीड, तुमने पढ़ा। यू वेटेड। ही शी इट कोई भी हो उसके साथ स्टडीड आएगा, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। वेटेड, वी वेटेड, हमने इंतज़ार किया। दे स्टडीड, उन्होंने पढ़ा। इस तरह करेंगे। लेकिन ये आपने ज़हन नशीन करना है कि जब इनको नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा, नेगेटिव का मतलब है नफ़ी बनाए जाएंगे, नहीं वाले फिक्रे, नॉट वाले फिक्रे बनाएंगे, तो इनमें डेड नॉट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के फौरी बाद क्या लगेगा? डेड नॉट। तो डेड नॉट का मतलब है नहीं। अब मिसाल के तौर पे ही रोट अ लेटर, उसने हाथ लिखा। उसने हाथ नहीं लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? मसलन ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने हाथ लिखा। इसका नफ़ी बनाए नेगेटिव, ये हो जाएगा ही डिड नॉट राइट। अब दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी, अब दूसरी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। सेकेंड फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सवालिया बनाएंगे तो दूसरी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। अब सवालिया बनाते हैं। क्या उसने हाथ लिखा? तो डिड आएगा फिक्रे के शुरू में, डिड ही। अब रोट नहीं लिखेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे राइट। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने हाथ लिखा? आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब लिखें जी क्या उसने हाथ नहीं लिखा, यानी सवालिया नफी इकट्ठा बनाना है। तो इधर सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के फौरी बाद, तो ये हो जाएगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। आखिर पे क्वेश्चन मार्क, क्या उसने हाथ नहीं लिखा। लेकिन ये याद रखें जिस भी सेंटेंस में डबल सवालिया आ जाए वर्ड्स,
क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, मसलन वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर डेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर सुने, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, सिंस, व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड्स जितने भी हैं इनकी इंग्लिश सबसे पहले की जाती है, उसके बाद डेड लगाया जाएगा, फिर तरतीब के मुताबिक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं लिखेंगे बल्कि दूसरी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। मसलन वाई डिड ही राइट अ लेटर, उसने हाथ क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट आ लेटर, उसने हाथ क्यों लिखा। अब ये डबल सवालिया हो गया क्योंकि वाई आ गया शुरू में। अब अगर इसको डबल सवालिया भी रखना है, साथ नेगेटिव भी बनाना है, यानी उसने हाथ क्यों नहीं लिखा, तो अब सब्जेक्ट के फौरी बाद नाट लगाएंगे, सब्जेक्ट के फौरी बाद नाट लगाएंगे। ये एक परमानेंट उसूल है, इसको हमेशा याद रखें। तो ये बन जाएगा वाई डिड ही नॉट, इधर आ जाएगा वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, उसने हाथ क्यों नहीं लिखा, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसको सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त। तो जब भी मुस्तकबिल हो, आने वाले वक्त की बात की जाए तो वो फ्यूचर होता है। मसलन अगले साल मैं 11वीं जमात में हो जाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात है। या कल मौसम खुशगवार होगा, तो ये भी फ्यूचर है। कल हम मरी को जाएंगे, ये जितने भी गा, गी, गे वाले सेंटेंसेस होते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस को ही इंडिकेट करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है, फिक्रे के आखिर पर गा, गी, गे आता है। और इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आता है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे, और ये याद रखना है, आई और वी के बाद, आई और वी, इसके बाद शैल लगाते हैं। विल और शैल दोनों का मतलब यही होता है, गा, गी, गे। आई और वी के बाद शैल लगाते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बाद विल आता है। मसलन ही, शी, इट, इसी तरह असलम, अनवर, अकबर, सीमा, इन सब के बाद विल आएगा। लेकिन अगर किसी फिक्रे में पुख्ता इरादा, मजबूरी या धमकी का या अज़म का इजहार पाया जाए, फिर सुने, अगर किसी सेंटेंस में पुख्ता इरादा, मजबूरी या धमकी का इजहार पाया जाए, किसी फिक्रे में स्ट्रेस किया जाए कि मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, या अज़म का इजहार पाया जाए, डिटर्मिनेशन का इजहार पाया जाए, किसी को थ्रेट किया जाए, तो फिर क्या होगा, ये असूल उल्ट हो जाता है। फिर आई और वी के बाद शैल नहीं लगाएंगे, बल्कि आई वी के बाद फिर विल लगाएंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट या यू, दे, उन सब के बाद विल नहीं लगाएंगे बल्कि उधर शैल लगाएंगे। ठीक है जी, यानी उल्ट हो जाएगा। तो ये भी आप अच्छी तरह नोट फरमा लें। अब हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं और इनको सीखने, टेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हर टेंस की एक ही तरतीब होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फाइल या डूअर, डूअर, डू से डूअर। इसी तरह उसके बाद वर्ब लगाएंगे यानी काम, फेल या एक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल या जिस पर काम किया जाए, फिर फुल स्टॉप लगाया जाएगा।
तो सब्जेक्ट अगर हो आई या वी, उसके बाद शैल लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इफ़ एनी का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट होगा, फिक्रे में तो लिख देंगे, नहीं तो ना लिखें। अब अगर ही, शी, इट, यू या दे आए सब्जेक्ट, तो फिर उसके बाद विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इस तरह। मिसाल के तौर पे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। वी शैल गो, हम जाएंगे। ही विल गो, वो जाएगा। शी विल गो, शी विल गो, वो जाएगी। इसी तरह दे विल वॉच, दे विल वॉच टीवी, वो टीवी देखेंगे। अगर फिक्रे में स्ट्रेस किया जाए, एम्फासाइज किया जाए, किसी बात पर इसरार किया जाए कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, करके रहूँगा, मसलन मैं ज़रूर जाऊँगा, तो इधर फिर क्या हो जाएगा? आई विल गो नहीं होगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। ही, वो ज़रूर जाएगा। ही शैल गो, वो ज़रूर जाएगा। मैं ज़रूर जाऊँगा, तो ये हो जाएगा आई विल गो। तो ये उल्ट हो जाती हैं, इनके प्रिंसिपल्स उल्ट हो जाते हैं अगर किसी चीज़ में स्ट्रेस किया जाए, पुख्ता इरादे का इजहार किया जाए, अज़म का इजहार किया जाए। अब जी हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, ये साथ साथ नोट करते रहें ताकि आप अच्छी तरह इनकी मश्क कर सकें। साथ आपने खुद भी घर में बैठ के तो कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं हर टेंस के, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी और इवेंट विल टेक प्लेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर, यानी जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में परफॉर्म करना मकसूद हो, मुस्तकबिल की बात हो, तो फिर सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इनको नेगेटिव और इंटरागेटिव फॉर्म में भी लिखते हैं कि सवालिया नफ़ी किस तरह बनाने हैं। तो एंड पे आपने मुझसे पूछना है कि प्रेजेंट के भी, इंडेफिनिट टेंस के भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटरागेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिखाएं। अभी हम इसको सीखते हैं सिंपल फ्यूचर को, कि इसको नेगेटिव फॉर्म में और इंटरागेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं दो तीन मिसालें देता हूँ। मसलन आई शैल गो, तो इसका मतलब है मैं जाऊंगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शैल के बाद नॉट आ जाएगा। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अब जी शैल को, विल शैल को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव या इंटरागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मसलन शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, हर पे क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। अब सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाएं, क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आपको बताया जब सवालिया नफ़ी इकट्ठा आए तो सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा शैल आई नॉट गो, शैल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, हर पे क्वेश्चन मार्क। अब डबल सवालिया क्वेश्चन वर्ड लगा के वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, सिंस, व्हेन, हाउ, व्हेन, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यानी अगर किसी फिक्रे में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाले अल्फाज आएँ तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले की जाती है, उसके बाद फिर विल या शैल लगाया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैं लिखूँगा मैं क्यों जाऊँगा, तो वाई की अंग्रेज़ी सबसे पहले करेंगे, वाई शैल आई गो, मैं क्यों जाऊंगा। आप करें मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तो सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट आएगा। जब सवालिया नफ़ी इकट्ठा होगा तो सब्जेक्ट के फौरी बाद इस जगह पे नॉट आ जाएगा। वाई शैल आई नॉट गो, वाई शैल आई
नॉट गो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो जब ये आपको इसके मेथड का पता चल जाएगा तो आप कभी भी इंशाल्लाह ग्रामर में मार नहीं खाएंगे। तो इसलिए ग्रामर के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को जानना अज़ हद ज़रूरी है। अब इंडिकेटर्स जिनसे पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टुमारो, आने वाला कल। टुमारो का मतलब है आने वाला कल। मसलन मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसमें येस्टरडे नहीं लिखना क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। इसी तरह किसी सेंटेंस में नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट ईयर, अगले साल आ जाए तो ये समझ लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के फिक्रे हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनसे टेंस पहचाना जाता है। वी कैन रिकॉग्नाइज दिस टेंस विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ठीक है जी। अब फॉर्म्स ये मज़ीद देखें। आई विल स्टे, इसका मतलब है, वैसे तो आना था आई शैल स्टे, तो इधर लिखा गया है आई विल स्टे, तो इसका मतलब है एम्फसाइज किया गया है कि मैं ज़रूर ठहरूंगा, इसरार किया गया है मैं ऐसा करके रहूँगा। आई विल स्टे, मैं ज़रूर ठहरूंगा। और यू विल स्टे, तुम ठहरोगे। शी विल स्टे या ही विल स्टे या इट विल स्टे, तो इसका शी विल स्टे वो ठहरेगी, वी विल स्टे हम ज़रूर ठहरेंगे। अब वी शैल आना चाहिए था, वी शैल स्टे हम ज़रूर ठहरेंगे, लेकिन इधर चेंज कर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब है कि ज़रूर के मीनिंग आगे हैं कि हम ऐसा ज़रूर करेंगे। वी विल स्टे, हम ज़रूर ठहरेंगे। दे विल स्टे, वो ठहरेंगे। अब इनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म इधर राइट साइड वाले कॉलम में ये इस तरफ कंट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखी गई है कि जब विल को ऐसे सब्जेक्ट के साथ मिला के लिखा जाता है आइल, तो ये याद रखना है जो उनसे विल के स्पेलिंग डिलीट कर दिए गए हैं, फिनिश कर दिए गए हैं, मिस कर दिए गए हैं, उनको रेस कर दिया गया है, उस जगह पे ये ऊपर एपस्ट्राफी लग गई है कामे की शक्ल की जो होती है। तो जब भी स्पेलिंग को डिलीट करना चाहें तो हम ऊपर ये एपस्ट्राफी लगा के तो वो उधर से हज़फ कर देते हैं वो वाले लेटर्स। आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, तो इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गई आइल स्टे। यू विल, इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म यूल स्टे। इस तरह हील स्टे, व्हील स्टे, देल स्टे, वो ठहरेंगे। अब जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूस, जिसमें तसलसल पाया जाए, कंटिन्यूटी पाई जाए। ठीक है जी। तो इसकी उर्दू में पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं। इसको ये नेम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इसको कह सकते हैं। इसकी उर्दू में पहचान क्या है, फ़िक्रे के आखिर पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं। मसलन बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हम सबक याद कर रहे हैं, तुम इम्तहान की तैयारी कर रहे हो। यानी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके आखिर पर आता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो बारिश का सब्जेक्ट जब भी होता है वो इट लगाया जाता है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। हम सबक याद कर रहे हैं, वी आर लर्निंग आवर लेसन, तुम इम्तहान की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ये उर्दू में पहचान हो गई। और अब हम इसका पूरा मेथड जानने की कोशिश करते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, जितने भी टेंसेज हैं सब का बनाने का तरीका यही है
कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, फाइल या डूअर, उसके बाद वर्ब, वर्ब काम, फेल या एक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल या जिस पर काम किया जाए। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में सब्जेक्ट अगर होगा ही, शी या इट, तो उस या कोई भी वाहिद है, बॉय है, गर्ल है, इसी तरह असलम है, सीमा है, कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद इज लगाएंगे और आई के बाद एम लगाएंगे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, मसलन वी, यू, दे या पीपल, बॉयज़, गर्ल्स, उनके बाद आर आएगा, प्लूरल फॉर्म में आर आएगा। वाहिद के लिए इज, आई के बाद एम और प्लूरल के बाद आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ ING, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आगे ING भी लगाना है। लेकिन ये याद रखना है, अगर वर्ब के आखिर पे ई आता है, मसलन कम है, तो फिर जब आपने ING लगाना है तो ई ख़त्म कर देना है, तो कमिंग हो जाएगा COMING, कमिंग। ठीक है। इस तरह राइट, तो राइट के आखिर पे भी ई आता है, WRITE। जब आप उसको राइटिंग में लिखेंगे तो ई ख़त्म हो जाएगा, तो राइटिंग के स्पेलिंग हो जाएंगे WRITING, राइटिंग। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ ING का इजाफा भी करना है, तो इसको ING वाली फॉर्म भी कहा जा सकता है। इसका मतलब यही होता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द एडिशन ऑफ ING, यानी ING के इजाफे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। इफ़ एनी का मतलब है अगर कोई होगा तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें। आगे फिर फुल स्टॉप आखिर पे लगाया जाएगा। एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स देखें, मसलन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग वो जा रहा है, शी इज़ गोइंग वो जा रही है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। अब आगे मज़ीद आप लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, टू अटेंड द लेक्चर ऑफ माई प्रोफेसर, मैं अपने प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ। इस तरह आप मज़ीद आगे उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैं सिर्फ मेथड समझाने के लिए बिल्कुल शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो जब भी इनका नेगेटिव बनाना होगा तो इज़ आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, इज़ आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। मसलन ही इज़ नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा है, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। और अगर इनका इंट्रागेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो इज़ आर एम को सेंटेंस के शुरू में लगा दें। मिसाल के तौर पे इज़ ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है, एम आई स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ा हूँ, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इज़ आर एम फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, तो क्या के मीनिंग भी देगा और साथ इनका अपना मानी भी, लिटरल मीनिंग भी बरकरार रहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मसलन ही इज़ ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। अब ही इज़ नॉट ईटिंग, ये नेगेटिव बन गया, वो नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा है। अब इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये सवालिया फिक्रा बन जाएगा। इज़ ही, अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाना है तो इसी तरह ही आ जाएगा, इज़ ही नॉट ईटिंग,
इज़ ही नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रहा है, आहर पे सवाल निशान। और इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है, इज़ ही नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रहा है। अब डबल सवालिया बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड लगा के। जिस भी सेंटेंस के शुरू में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले की जाती है। उसके बाद इज़ आर एम लगाया जाता है, फिर मामूल के मुताबिक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मसलन वाई इज़ ही राइटिंग, वाई पहले आ जाएगा, उसके बाद इज़, आगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वाई इज़ ही राइटिंग, सवालिया निशान, वो क्यों लिख रहा है। अब सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाएं, डबल सवालिया नफ़ी। वाई इज़, अब ही के फौरी बाद यानी सब्जेक्ट के फौरी बाद नाट आएगा, क्योंकि सवालिया नफ़ी इकट्ठा है। सब्जेक्ट के फौरी बाद नाट आ जाएगा। वाई इज़ ही नॉट राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब इंडिकेटर्स जिनसे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, राइट, नो, एट दिस, स्टिल, मोमेंट, दिस ईयर, दिस वीक, एज वी स्पीक, मंथ, एटसेट्रा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड्स आएँ, आपने मफहूम देखना है। अगर सेंटेंस में कंटिन्यूस का, प्रोग्रेसिव टेंस का मफहूम पाया जा रहा है तो इसका मतलब है ये वो टेंस है। अदरवाइज़ धक्के से इनको इस टेंस में शामिल करने की कोशिश नहीं करनी। सिर्फ इंडिकेटर दे के मगालता नहीं खाना, बल्कि आपको पूरा सेंस होना चाहिए। कंप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी, एसेंशियल एंड कंपल्सरी। अब ये सेंटेंसेस देखे, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो। शी इज़ स्टडीइंग या ही इज़ स्टडीइंग या इट इज़ स्टडीइंग, वो सब्जेक्ट के मुताबिक मफहूम हो जाएगा। वी आर स्टडीइंग, हम पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडीइंग, वो पढ़ रहे हैं। तो इधर इनको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है, यानी एम पूरा लिखने की बजाय आइम। तो आपको बताया था जिधर से कोई लेटर या स्पेलिंग या कोई हरफ डिलीट करना मकसूद हो, वहाँ हम ये ऊपर एपस्ट्राफी लगा देते हैं जो कामे की शक्ल की होती है, तो उधर से नीचे से वो स्पेलिंग हज़फ कर दिए जाते हैं। तो आई एम स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग, यू आर स्टडीइंग, ही इज़ स्टडीइंग का मतलब है वो पढ़ रहा है, ही इज़। वी आर स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग मुराद है इसका, वी आर स्टडीइंग मुराद है। ठीक है जी, वी आर स्टडीइंग मुराद है। इसी तरह दे आर को दे आर स्टडीइंग, वो पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको अच्छी तरह आप जान गए हैं। अब हम शुरू करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसका दूसरा नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी उर्दू में पहचान क्या है, फिक्रे के आहर पर आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। मसलन बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। हम पढ़ रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था, या सिर्फ इतना कर लो, मैं जा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रे के आहर पर आता है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। तो आप देखें एग्जाम्पल्स मसलन बनाने का तरीका पहले इधर ही सीख लेते हैं, साथ एग्जाम्पल भी हो जाएंगी और बनाने का मेथड भी आ जाएगा। इस आपको बताया हर टेंस का एक ही तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला यानी डूअर। वर्ब क्या, सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब कहते हैं एक्शन को, काम को, फेल को। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पर काम किया जाए, मफूल। तो सब्जेक्ट हो अगर ही, शी,
इट, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, वाज। और अगर इसी तरह आई के बाद भी वाज, और अगर हो यू, वी या दे, तो उनके बाद कौन सा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर। यानी व्हेन वी राइट subject in singular form we use was, and when we write subject as in plural form we use were। वाहद के लिए was लगाएंगे, he was, she was, it was, I was, असलम was, सीमा was। और अगर plural लिखना है फाइल तो you were, they were, we were, boys were, girls were, people were, birds were, इस तरह लिखेंगे। तो उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाया था इसी तरह कर लेंगे। मिसाल के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आईएनजी, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी का इजाफा भी करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड विद द एडिशन ऑफ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, इफ़ एनी का मतलब है अगर कोई होगा तो लिख दें, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये मेथड है। अब फॉर्म्स ये आगे देखें, मसलन ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा था। इनको नेगेटिव बनाने के लिए वाज नॉट वर नॉट होगा। ही वाज नॉट राइटिंग, वो लिख नहीं रहा था। अब सवालिया बनाना है तो वाज को सेंटेंस के शुरू में लगा दें और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। मिसाल के तौर पे वाज ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा था, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वो लिख रहा था। अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाते हैं, क्या वो नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट। अब नॉट किधर लगाएंगे, सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट आएगा, सवालिया नफी इकट्ठा है। वाज ही नॉट राइटिंग एन ऐसे, वो एक मजमून क्यों नहीं लिख रहा था, क्या वो मजमून नहीं लिख रहा था। अब क्यों, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु वाले फिक्रे उनका आपको बताया कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु इनकी इंग्लिश सबसे पहले करनी है। मिसाल के तौर पे वाई वाज ही राइटिंग, इसका मतलब है वाई वाज ही राइटिंग, क्या वो क्यों लिख रहा था। अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाएं, वाई वाज ही नॉट राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा था। तो वाई की अंग्रेजी पहले आ गई और नॉट किधर लगाया, सब्जेक्ट के फौरी बाद, क्योंकि सवालिया नफी इकट्ठा बन गया। वाई वाज ही नॉट राइटिंग एन ऐसे, वो एक मजमून क्यों नहीं लिख रहा था। वाई वाज ही नॉट राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा था। तो ये मेथड होगा। अब जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। क्या इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी लिखा जा सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, फिक्रे के आखिर पर आता है रहा होगा, रही होगी, ये साथ साथ नोट कर दीजिए, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल्स, मसलन बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बारिश हो रही होगी, हम सबक याद कर रहे होंगे।
तुम इम्तहान दे रहे होंगे। इस तरह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, हम सबक याद कर रहे होंगे। वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन, तुम इम्तहान दे रहे होंगे। यू विल बी टेकिंग एन एग्जामिनेशन। इस तरह जी। तो अब हम इनको नेगेटिव फॉर्म में और इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, नहीं वाले फ़िक्रे और फिर सवालिया फ़िक्रे, इस्तिफ़हामिया फ़िक्रे। अब जी देखें, ही विल बी राइटिंग, WRITING, ही विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा। अब जब नॉट लगाना है तो ये हो जाएगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी। आई और वी के लिए शैल नॉट बी और बाकी सब के लिए विल नॉट बी। ही विल नॉट बी राइटिंग, वो लिख नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग। अब सवालिया अगर बनाना है तो विल को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे और फिक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा। मसलन विल ही बी राइटिंग, विल ही बी राइटिंग, आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वो लिख रहा होगा? विल ही बी राइटिंग, विल ही बी राइटिंग, क्या वो लिख रहा होगा? अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाते हैं तो सब्जेक्ट के फौरी बाद, यानी ये सब्जेक्ट है ही, इसके फौरी बाद नॉट आएगा, तो ये हो जाएगा विल ही नॉट बी राइटिंग, विल ही नॉट बी राइटिंग, आखिर पे क्वेश्चन मार्क, वो क्यों नहीं लिख रहा होगा। अब वाई लगाना है तो ये हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा होगा, या वाई विल ही बी राइटिंग, वो क्यों लिख रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा होगा। इस तरह सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। अब जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आखिर में फिक्रे के आखिर पर आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिक्रे के आखिर पे क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अलिफ है, अलिफ है, ये है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में असल किसी काम की परफेक्शन हो जाती है, किसी काम की तकमील हो जाती है, किसी चीज़ की अकम्पलिशमेंट हो जाती है, कोई काम पाया तकमील को पहुंच जाता है, तो इसलिए इसके आखिर पर आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अलिफ है, ये है। मसलन वो चाय पी चुकी है, हम सबक याद कर चुके हैं, उसने नाश्ता कर लिया है, वो स्कूल गया है, वो स्कूल जा चुका है। तो इस तरह कोई भी आ सकता है, वो चाय पी चुकी है। तो चुका है के आखिर पे भी देखें अलिफ है आ रहा है और चुकी है के आखिर पे भी ये है आ रहा है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, अलिफ है, ये है, ये इस टेंस के आखिर पे आता है। इंग्लिश में बनाने का तरीका इसका बड़ा आसान है, वही जो हर टेंस का है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, साथ साथ रिपीट करते जाएं। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला, डूअर, डू से बनता है, डू मीन करना, डूअर करने वाला। और वर्ब, वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन, सम एक्शन। ये वर्ब एक्शन को कहते हैं, काम को कहते हैं, एक्टिविटी को कहते हैं। तो जब कोई भी फेल सर अंजाम दिया जाता है, कोई भी एक्शन प्ले किया जाता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो वो वर्ब होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पर काम किया जाए।
तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी वाहिद है, जमा है, तो वाहिद है तो उसके बाद हैज़ आएगा, आई के बाद या प्लूरल के बाद हैव आएगा। फिर सुन लें, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और आई के बाद और प्लूरल के बाद, जितने भी प्लूरल हैं जमा के हैं उनके बाद हैव आएगा। मसलन ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, लेकिन आई के लिए हैव आएगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आसान सा काम। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इफ एनी, अगर कोई होगा तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। मसलन ही हैज़ रिटन, he has written a letter, he has written a letter, वो हाथ लिख चुका है। I have written a letter, मैं हाथ लिख चुका हूँ। We have written a letter, हम हाथ लिख चुके हैं। You have written a letter, तुम हाथ लिख चुके हो। Boys have written a letter, boys हाथ लिख चुके हैं। They have played cricket, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। It has rained, बारिश हो चुकी है। तो सब बारिश का सब्जेक्ट इट होता है। अब नेगेटिव बनाना है तो हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा, नहीं वाला फिक्रा बन जाएगा। मसलन ही हैज़ नॉट रिटन, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, वो हाथ नहीं लिख चुका है। अब सवालिया बनाना है तो हैज़ या हैव को सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे और फिक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज़ बाहर आ जाएगा फिक्रे के शुरू में। हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वो हाथ लिख चुका है। हैज़ या हैव फिक्रे के शुरू में लगा दें और फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो सवालिया बन गया, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ ही रिटन अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत लिख चुका है। अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाना है तो फिर सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट आएगा। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो हाथ नहीं लिख चुका है। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो हाथ नहीं लिख चुका है। फिक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जी अगर किसी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे के अल्फाज हैं यानी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिस तरह वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, मैं लिख भी देता हूँ। अगर किसी सेंटेंस के आखिर किसी सेंटेंस में ये अल्फाज आ जाएं, वाई, व्हेन, वेयर, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, सिंस, व्हेन, कब से, यानी वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन, हाउ कैसे, सिंस व्हेन कब से। ये अल्फाज हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइल, फेल, मफूल। ठीक है जी। मसलन वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर, वो हाथ क्यों लिख चुका है। वाई हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर, वो हाथ क्यों नहीं लिख चुका है। इस तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इंडिकेटर्स जिनसे पता चलता है कि ये टेंस है, ये है, लेकिन सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहना। टेंस को जानने की, पहचानने की और समझने की कोशिश करें तो फिर ही आप समझ सकते हैं। आगे जी हैज़, इसका दोबारा समझ लें कि हैज़ के बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हैव के बाद भी ये देखें, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस टेंस में हैज़ या हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। या इसी तरह
हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं। अब ये सेंटेंसेस देखें मज़ीद। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ। यू हैव स्टडीड, तुम पढ़ चुके हो। यू हैव सीन, तुम देख चुके हो। शी हैज स्टडीज़, वो पढ़ चुकी है। इट है, ही हैज सीन, वो देख चुका है। आगे डॉट्स लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि आप मज़ीद आगे जितना मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुके हैं। इस तरह तेज़ तेज़ आप हरीडली और फास्टर मोड में सेंटेंसेस बनाते चले जाएं। जितने मर्जी सेंटेंस बनाएं, इट इज़ वेरी ईजी जॉब, इट इज़ नॉट टफ, बट यू शुड नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप मश्क करेंगे उतनी आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और आप सेंटेंसेस बनाने में अपने आप को एक्सपर्ट करते जाएंगे इंशाअल्लाह। अब इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कंट्रैक्टेड फॉर्म में, यानी हैज़ और हैव की कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? आई हैव के बजाय आईव लिख दें, यू हैव के बजाय यूव, शी हैज़ की बजाय शीज़, या इट हैज़ की बजाय इट्स, वी हैव की बजाय वीव। देव का मतलब है दे हैव, देव का मतलब दे हैव, वीव, यूव, आईव, आई है, आई, यानी जब आप लिखेंगे तो वो भी कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलेंगे तो वो भी कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोल सकते हैं। आईव ग्रोन, यूव ग्रोन, यूव रिटन अ लेटर, तुमने हाथ लिखा है। यूव टेकन टी, तुमने चाय पी है। यूव टेकन द एग्जामिनेशन, आपने इम्तहान दिया है। यूव टेकन ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता किया है। यूव टेकन अ बाथ, आप नहाए हो। अब जी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी क्या है कि फिक्रे के आखिर पे आता है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, ये था। मसलन वो चाय पी चुकी थी, हम सबक याद कर चुके थे, हमने इम्तहान दे लिया था, हम बाज़ार जा चुके थे, हम अपना इम्तहान दे चुके थे, बारिश हो चुकी थी। तो इस तरह चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, ये था आता है। और बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जिस तरह हर टेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ क्योंकि मेथड आप रिपीटेडली समझ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हाँ वाहिद हो, हाँ जमा हो। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। क्या लगाना है? हैड। उसके बाद वर्ब की उसी तरह थर्ड फॉर्म लगानी है, जिस तरह तीसरी फॉर्म आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाई थी, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाएंगे। आगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी होगा, अगर है तो लिख दें, नहीं तो ना सही, इधर फुल स्टॉप लगा दें। मिसाल के तौर पे वो स्कूल जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। वो इम्तहान दे चुका था, ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन, ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन। वो इम्तहान दे चुका था। हम नाश्ता कर चुके थे, वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वी हैड टेकन
ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर चुके थे। इसकी जब इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो फिर हैड के बाद नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान नहीं दे चुका था। और अगर हैड को फिक्रे के शुरू में लगा देंगे और फिक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो सवालिया बन जाएगा। हैड ही टेकन द एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तहान दे चुका था। अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाना है तो इस तरह हैड ही नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तहान नहीं दे चुका था। अब वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु वाले वर्ड्स को इंक्लूड करें, शामिल करें और फिर बनाएं वो इम्तहान क्यों दे चुका था। वाई हैड ही टेकन द एग्जामिनेशन। अब सवालिया डबल सवालिया और नफी इकट्ठा, यानी वाई वाला भी लफ्ज और साथ नहीं वाला भी। तो वाई हैड ही नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान क्यों नहीं दे चुका था। मैं लिख भी देता हूँ, वाई हैड ही, अब ही के फौरी बाद नॉट आएगा। वाई हैड ही नॉट टेकन दी एग्जामिनेशन, वो इम्तहान क्यों नहीं दे चुका था। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि इस टेंस में बाज़ कात दो फिक्रे भी आ जाते हैं। इसमें दो क्लासेस आ जाती हैं। एक प्रिंसिपल क्लास होती है जिसमें मुकम्मल मफहूम पाया जाता है फ़िक्रे का। दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास, मातहत क्लास जिसको कहते हैं, या फिर डिपेंडेंट क्लास आ जाती है जो प्रिंसिपल क्लास के साथ मिल के अपना मफहूम वाज़े करती है, अकेली अपना मफहूम वाज़े नहीं करती। तो इस सूरत में क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास है उसको पहले लिखा जाता है जिसका मफहूम मुकम्मल तौर पर क्लियर और वाज़े होता है, शफाफ होता है, बात समझ में आ जाती है, उसको पहले लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में। और जो डिपेंडेंट क्लास होती है, मतहत क्लास होती है या सबऑर्डिनेट क्लास होती है जो अकेली अपना मफहूम वाज़े नहीं कर सकती, फिर उसको लिखा जाता है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर चुका था, ये एक प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि मुकम्मल मफहूम दे रही है। और डॉक्टर के आने से पहले, सिर्फ अगर इतना कहें डॉक्टर के आने से पहले, तो ये इनकम्प्लीट सेंस है, इसमें मुकम्मल बात समझ में नहीं आती, तो इसको डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। इसको एंड पे लिखेंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो बिफोर वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जो मुकम्मल प्रिंसिपल क्लास है उसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह रेफरी के सीटी बजाने से पहले मैच शुरू हो चुका था, गाड़ी स्टेशन पर मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो इस तरह बहुत से फिक्रे हैं जो दो क्लासेस को कंबाइन करके बनाएंगे। अब जी फॉर्म आपने जान ली है, इसकी मज़ीद देखें आगे। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी फिक्रे के आखिर पे उसी तरह आएगा, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, या अलिफ होगा, अलिफ होगा, ये होगा। मसलन बारिश हो चुकी होगी, वो स्कूल गया होगा, हमने नाश्ता कर लिया होगा। तो ये इस तरह हमने बनाने हैं फिक्रे। आगे इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स से पहले इनको इंग्लिश में हम मेथड भी जान लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जैसा कि हर टेंस का एक ही मेथड है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट काम करने वाला, फाइल, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए या मफूल। तो सब्जेक्ट अगर हो आई या वी तो उसके बाद इधर लिखेंगे इस जगह पे शैल हैव। आई और वी के बाद क्या लिखेंगे, शैल हैव। तो इसको मैं ज़रा ब्लॉक को, बॉक्स को ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि लिखा जा सके। इधर क्या लिखेंगे, आई वी के बाद शैल हैव,
शैल हैव। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं मसलन ही, शी, इट और यू आ गया या दे, उसके बाद आएगा विल हैव, विल हैव। ठीक है जी, विल हैव या शैल हैव। आई और वी के बाद शैल हैव, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बाद विल हैव। और वर्ब की उसी तरह जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म ही ज़ाहिर होती है, लगाते हैं, क्योंकि इसमें काम की परफेक्शन होती है, तकमील होती है। तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इफ एनी, यानी अगर कोई होगा तो लिखने आखिर पे फुल स्टॉप आएगा। और फिक्रा जब भी शुरू करना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। मसलन मैं सबक याद कर चुका हूँगा, आगे एग्जांपल्स लिखते हैं। मैं सबक याद कर चुका हूँगा, मैं सबक याद कर चुका हूँगा। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव, आई शैल हैव लर्नड, तीसरी फॉर्म LEARNT, आई शैल हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना सबक याद कर चुका हूँगा। अब नफ़ी बनाना है जी नेगेटिव, तो इधर शैल और ना, शैल और हैव के दरमियान में नॉट लगाने। नफ़ी बनाने के लिए शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। इसी तरह ही विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुका होगा। तो नफ़ी बनाना है, वो चाय नहीं पी चुका होगा, तो ये हो जाएगा विल नॉट हैव। याद रखें नेगेटिव बनाने के लिए शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, इस तरह बनाएंगे। और अगर सवालिया बनाना है तो सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा फिक्रे के शुरू में, इधर इस तरह पहला हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में चला जाएगा और फिक्रे के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मसलन शैल आई हैव टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँगा। विल ही हैव टेकन टी, और ही के बाद भी हैव ही आएगा। विल ही हैव असल में था ना विल हैव, तो विल बाहर चला गया तो हैव उधर ही रहा है अपनी जगह पे मौजूद। विल ही हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका होगा। आई शैल नॉट हैव टेकन टी, मैं चाय नहीं पी चुका हूँगा। ही विल नॉट हैव टेकन टी, वो चाय नहीं पी चुका होगा। शैल आई हैव टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँगा। विल ही हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका होगा। या विल ही, अब सवालिया ना इकट्ठा बनाएं इसको, ये देखें ही विल ही हैव टेकन टी, पहले सवालिया बना लें। विल ही हैव टेकन टी, तो इसका क्या मतलब है, क्या वो चाय पी चुका होगा, आह पे क्वेश्चन मार्क। अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाएं, तो इधर सब्जेक्ट के फौरी बाद नॉट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या वो चाय नहीं पी चुका होगा। विल ही नॉट हैव टेकन टी, विल ही नॉट हैव टेकन टी, क्या वो चाय नहीं पी चुका होगा। वाई विल ही हैव टेकन टी, वो चाय क्यों पी चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव टेकन टी, वो चाय क्यों नहीं पी चुका होगा। इस तरह आपने करना है। अब नेक्स्ट हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन साथ वक्त ज़रूर आता है। ये बड़ी स्पेसिफिक अलामत है, वक्त ज़रूर आता है। मसलन सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नून दोपहर से, सिंस मार्च से, सिंस ट्यूसडे मंगल से। यानी जितने भी मुकर्ररा औकात हैं, मुकर्ररा औकात। इसी तरह सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock,
7 बजे से, सिंस 8 o'clock 8 बजे से। जितने भी मुकर्रा वक्त हैं, मुकर्रा औकात हैं, उनसे पहले सिंस लगाया जाता है, और जितने भी गैर मुकर्रा औकात हैं उनसे पहले फार लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे फार 2 days 2 दिन से, फार मैनी डेज कई दिन से, फार अ लॉन्ग टाइम लंबे अरसे से, फार 2 days 2 दिन से, फार 2 hours 2 घंटे से, फार मैनी डेज कई दिनों से, फार मैनी डेज कई दिनों से। तो इस तरह रहा है, रही है, रहे हैं फिक्रे के आखिर पे आता है, लेकिन साथ वक्त भी आता है। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, तो बनाने का तरीका बड़ा आसान है, ये अच्छी तरह समझ लें, मैं बता देता हूँ आपको। तो अब मैं आगे शार्टली बताऊँगा ताकि, क्योंकि आप टेंसेस के जो बनाने के तरीके हैं वो जान चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा यानी वर्ब। उसके बाद फिर हैज़ बिन या हैव बिन आएगा, इधर हैज़ बिन या हैव बिन आएगा, हैव बिन। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बिन लगाएं या हैव बिन। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आईएनजी, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, अगर होगा तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें। उसके बाद फिर सिंस लगाएंगे, SINCE। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखें, SINCE सिंस लगाएंगे या फिर फार लगाएंगे, और उसके बाद फिर आगे वक्त लिख दिया जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा यानी काम करने वाला, वो अगर वाहिद है तो हैज़ बिन आएगा, मसलन ही हैज़ बिन, शी हैज़ बिन, इट हैज़ बिन। लेकिन अगर आई है या कोई भी जमा का है, आई हैव बिन, वी हैव बिन, यू हैव बिन, दे हैव बिन, आगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार, फिर वक्त लगा दें। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, तो अब मैं सिर्फ ज़ुबानी बताऊंगा, अच्छी तरह समझें। सुबह से बारिश हो रही है, बारिश का सब्जेक्ट इट होता है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो हैज़ नॉट बिन आएगा, नफ़ी बनाने के लिए हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हाथ लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हाथ नहीं लिख रहा हूँ। हैव आई बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से हाथ लिख रहा हूँ। इस तरह वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु वाले अल्फाज को शुरू में ऐड कर देंगे। उसके बाद है पहला हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा। मैं मजीद इधर लिख भी देता हूँ, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं तो हमने वर्ब के बाद ही सिंस लगा दिया है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आखिर पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो अब इसका हैज़ फिक्रे के शुरू में लगा दें, हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आखिर पे क्वेश्चन मार्क, क्या सुबह से बारिश हो रही है। और अगर नफ़ी वाला बनाना है तो ये हो जाएगा, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग, आगे सिंस मॉर्निंग लिख लें। ठीक है जी, इस तरह। अब देखें नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम यूं भी कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी निशानी क्या है? फिक्रे के आखिर पे आता है, रहा था, रही थी, रहे थे,
या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और अगर तो रहा था, रही थी, रहे थे आए तो फिर इसमें वक्त ज़रूर आएगा। जिस तरह मैंने बताया, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नून दोपहर से, फॉर 2 डेज 2 दिन से, फॉर मैनी डेज कई दिनों से, फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों से, वक्त ज़रूर आएगा। या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा। मसलन सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसका भी मेथड बनाने का वही आसान सा, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है, थोड़ा सा बस फ़र्क है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरतीब से लिखेंगे, सीक्वेंस से, जिस तरह मैं अभी बताने लगा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सिंस या फॉर सिचुएशन के मुताबिक, उसके बाद फिर टाइम लिखा जाएगा। उसके बाद टाइम लिखेंगे, यानी वक्त आ जाएगा, वक्त लिख देंगे, फिर आखिर पे फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपने उसके बाद लगाना है हैड बिन, HAD, हैड बिन, ये लगाना है, HAD, हैड, BEEN, बिन, हैड बिन। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ ING, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट अगर कोई होगा तो लिख दें, नहीं तो ना लिखें। उसके बाद फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर आगे वक्त। मसलन इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। वाई हैड इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश क्यों हो रही थी। वाई हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही थी। तो इस तरह सेंटेंसेस बनाते चले जाएं। यू के बाद भी हैड बिन, यू हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी डेज, आप कई दिनों से खत लिख रहे थे। यू हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी डेज, यू हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी डेज, आप कई दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैव प्रिपेयरिंग, you had been preparing for your examination for several hours, तुम कई घंटों से अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह आपने पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाया और एग्जांपल्स भी आपने समझ ली अच्छी तरह। अब आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका बनाने का तरीका ये है, ये आपने खुद कोशिश करनी है। सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद विल हैव बिन या शैल हैव बिन, और उसके बाद ING वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और आगे ऑब्जेक्ट। मसलन इसके उर्दू में पहचान ये होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ वक्त भी आएगा। मसलन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ वक्त ज़रूर आएगा, टाइम ज़रूर आएगा। या फिर ता रहा होगा, ती रही होंगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ते रहे होंगे। तो बनाने का तरीका वही है, पहले सब्जेक्ट लिखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद फिर विल हैव बिन, विल हैव बिन, उसके बाद फिर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम आएगा और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस
सामने रख के मेथड को अब फिक्रे बनाते चले जाएं। मसलन सुबह से बारिश हो रही होगी, इट बारिश का सब्जेक्ट इट होता है, इट विल हैव बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, आई शैल हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वो कई घंटों से इम्तहान की तैयारी कर रही होगी, शी विल हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट फॉर। आगे मुकर्रा वक्त है तो गैर मुकर्रा वक्त है तो फॉर लगा दें, मुकर्रा वक्त है तो सिंस लगा दें। इस तरह सेंटेंसेस क्रिएट करते जाएं, सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते जाएं। नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव बिन, नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन। और इसी तरह शैल नॉट हैव बिन। और अगर सवालिया बनाना है तो सवालिया बनाना है तो विल को फिक्रे के शुरू में ले आए, सिर्फ विल को, या शैल को फिक्रे के शुरू में ले आए। तो आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप इन टेंसेस को अच्छी तरह समझ लें, जहन नशीन कर लें। और हमारा चैनल रेगुलरली तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नफ़ी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो रह गया था उसका नफ़ी बनाने का मैंने कहा था कि एंड पे मुझे बताइएगा, वो मैं बता देता हूँ। मसलन नफ़ी बनाने के लिए ही डज नॉट, तो डज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। ही डज नॉट राइट, वो नहीं लिखता है, तो डज नॉट लगाते हैं। ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अब बॉय या गर्ल, असलम, अनवर, सीमा, इसके बाद डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट राइट, वो नहीं लिखता है। शी डज नॉट राइट, वो नहीं लिखती है। और अगर डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। डज ही राइट, क्या वो लिखता है? डज शी राइट, क्या वो लिखती है? अब सवालिया नफी इकट्ठा बनाना है तो ये हो जाएगा डज ही नॉट राइट, क्या वो नहीं लिखता है? डज शी नॉट राइट, क्या वो नहीं लिखती है? वाई डज शी राइट, वो वाई डज शी राइट, वो क्यों लिखती है? वाई डज ही राइट, वो क्यों लिखता है? वाई। अब अगर इसी तरह आई है, आई या वी या यू या दे, आई वी यू दे, ये दे मैं दोबारा लिख देता हूँ, दे। आई के बाद भी डो नॉट, वी के बाद भी डो नॉट, यू के बाद भी डो नॉट, दे के बाद भी डो नॉट। आई डो नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई डो नॉट राइट एन ऐसे, मैं एक ऐसे नहीं लिखता हूँ। वी डो नॉट राइट अ लेटर, हम हाथ नहीं लिखते हैं। यू डो नॉट राइट अ लेटर, तुम हाथ नहीं लिखते हो। दे डो नॉट राइट अ लेटर, वो हाथ नहीं लिखते हैं। सवालिया बनाना है तो डू को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मसलन डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो? डू दे राइट, क्या वो लिखते हैं? तो इसी तरह नफ़ी और डबल सवालिया और डबल सवालिया नफ़ी इकट्ठे, जिस तरह मैंने मेथड पहले बता दिया, इस तरह बनाते चले जाएं। और रेगुलरली पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इम्तहानात की अच्छी तैयारी कर सकें। इफ़ यू रियली वांट to secure the maximum award in the examination, you will have to subscribe our channel, but it is not compulsory, it is your own choice. Take care of, thanks very much. Allah Hafiz. Thanks for watching.